नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है अच्छे तरीके से कि एमपीपीएससी ने 2026 का एक कैलेंडर को जारी कर दिया है और आगामी परीक्षा आपकी 26 अप्रैल 2026 को होने वाली है। तो इसके संबंध में आपको कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए कि देखिएगा कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है हमारा अप्रैल 2026 में और मेंस का एग्ज़ाम होना है सितंबर 2026 में। तो अभी से देखा जाए तो लगभग हमारे पास में 130 डेज हैं, 130 दिन हैं। तो इन 130 डेज में हम क्या करें कि जिससे हमारा पूरा सिलेबस जो इतना बड़ा देखने में लगता है वो पूरा हमारी रेंज में रहे। तो सिलेबस को कवर करने से पहले आपको पता ये होना चाहिए कि सिलेबस में है क्या और हर एक यूनिट को लेकर के आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात यही करेंगे कि हमारे सिलेबस जो देखने में बहुत बड़ा लगता है कि यार 10 यूनिट हैं, कैसे कवर होंगी, इतना बड़ा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हर एक यूनिट में क्या दिया गया है सिलेबस में। आप इसको एक एक पॉइंट को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और दूसरी बात, आप इसमें क्या अप्रोच लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहली बात बेटा आपको ये समझना है कि हमारा जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, ये एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको क्या देखने को मिलेगा कि टोटल 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं। एक आपका जीएस का यानी कि जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन, और दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सीसेट का पेपर होता है। जनरली जो मेरिट बनती है वो किसके बेसिस पर बनती है? जीएस के पेपर के बेसिस पर मेरिट बनती है। सीसेट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। सीसेट क्या होता है? क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। मतलब आपका पूरा जो 130 दिन जो आपको मिल रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? आपको ये जीएस के पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे कि दोनों ही पेपर में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जीएस में भी और सीसेट में भी आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन वो आपका 2 मार्क्स का होता है, चाहे जीएस का हो चाहे आपका सीसेट का हो, दोनों जगह आपके 2 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि इस पूरे हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में एमसीक्यू के टाइप के जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब मैंने कहा कि हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अगर आप देखोगे वो कितनी जीएस के पेपर में, प्रीलिम्स एग्जाम में जो हमारा जीएस का पेपर है उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमें देखोगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10। तो कुल इकाइयों की संख्या हमें कितनी देखने को मिलेगी? 10 देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या करना है, जैसे सबसे पहले आप ये समझिएगा, जैसे मान लीजिएगा यूनिट 1 है, तो इस यूनिट 1 में आपका पूरा का पूरा इंडियन हिस्ट्री दे के रखा हुआ है कि भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री यूनिट 1 में दिया हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 2 जो है उसमें एमपी हिस्ट्री एंड कल्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश का इतिहास एवं मध्य प्रदेश की संस्कृति दे के रखी हुई है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिएगा यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में यानी कि भारत के इतिहास में एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, ये तीनों के तीनों यूनिट 1 में दे के रखे हैं। मतलब 10 क्वेश्चन इस सेगमेंट से आने हैं। अब आप पीवाईक्यू उठा करके देखोगे, सिलेबस आपके सामने है कि यूनिट 1 में सर इंडियन हिस्ट्री आनी है। अब इंडियन हिस्ट्री में भी सबसे पहला जो है टॉपिक दे के रखा है संकल्पना एवं विचार। भारतवर्ष जो टॉपिक दे के रखा है आपको, वैदिक साहित्य दे के रखा है आपके सामने। तो आप देखोगे कि जनरली 2 क्वेश्चन सीधा जो पहला सब टॉपिक है ना हमारा संकल्पना एवं विचार, वहाँ से क्या किए जा रहे हैं, सीधे सीधे पुटअप किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में ही मौर्यन पीरियड से, मौर्य काल से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरा जो है कि पहले आप देखोगे 2020 से पहले एक क्वेश्चन पक्का इंडस वैली सिविलाइजेशन से आता था। अब थोड़ा सा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, कम हुई है। अब उसकी जगह वैदिक एज जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा है।
और लेटर मौर्यन पीरियड में गुप्ता पीरियड जो सबसे मेन हमें देखने को मिलेगा, गुप्त काल, वहां से भी क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा आपको फोकस जो करना है वो संकल्पना एवं विचार पे करना है, दूसरा आपको जो है कहीं ना कहीं मौर्य काल पे करना है, और तीसरा गुप्त काल पे, ये 3 चीज़ों पे करिएगा। तीसरी बात ये ध्यान रखना है आपको इसी में यूनिट 1 के मामले में कि मिडाइवल के कंपैरिजन में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जैसे अगर आप देखोगे तो ये देखने को मिलेगा कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल या भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष 1857, और एक कांग्रेस वाले फेज से क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो भी सीधे सिलेबस में टॉपिक देखे रखे हैं उन टॉपिक्स पर सीधा हमें क्या कर लेना है, फोकस कर लेना है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का इतिहास और मध्य प्रदेश की संस्कृति, ये जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है ये यूनिट 10 में भी हमें इसके कुछ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले इंडियन हिस्ट्री कवर करोगे, जैसे हरी सर के साथ आप हरी सर पढ़ा रहे हैं उनके साथ कवर करेंगे, साथ में आप एमपी हिस्ट्री भी करोगे। तो आपने इंडियन हिस्ट्री का कोई टॉपिक किया, साथ में एमपी हिस्ट्री का सेम टॉपिक कर लिया। इंडियन हिस्ट्री का मान लीजिएगा आपने क्या किया कि भारत में 1857 की क्रांति पड़ी, तो सेम आपको वहीं पर काम क्या करना है, मध्य प्रदेश में भी 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन से घटनाक्रम हुए उन चीज़ों को क्या कर लेना है, डिस्कस कर लेना। तो अप्रोच ये रखनी है कि ये दोनों यूनिट आपको एक साथ लेकर के चलनी है। इसी तरह अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारे सिलेबस में जो यूनिट नंबर 3 है, उस यूनिट नंबर 3 में इंडियन ज्योग्राफी दिया हुआ है। इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल में बेटा अब आपको सीधा सीधा दिया है सिलेबस में, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है। तो भारत के भूगोल ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया या भारत का जो भौतिक विभाजन है वहाँ से क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। यानी कि भारत के पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, इनको अच्छे से कवर करो। पहले सबसे पहले एक जर्नल जो ओवरव्यू होना चाहिए इंडिया के बारे में, उस टॉपिक को अच्छा कवर करो। फिर दूसरा रिसोर्सेस, यानी कि भारत के पास संसाधन, चाहे वो वाटर रिसोर्स हों, चाहे वो एनर्जी रिसोर्सेस हों या मिनरल रिसोर्सेस हों। तो 3 जो संसाधन हैं, इन 3 संसाधनों को बड़ी बारीकी से इनको समझना है। और कुछ जो डेटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिएगा आयरन ओर का क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट टाइम, अगर आप देखोगे लौह अयस्क खनिज के मामले में कौन सा जो है राज्य प्रथम स्थान पर है। तो आप देखोगे इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे का सहारा लेना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, उस आर्थिक सर्वेक्षण का मैं आपको रिवाइज डेटा पढ़ाऊंगा 31 जनवरी को। जैसे ही आ जाएगा मैं उसको बताऊंगा कि इंडिया की किस मामले में क्या पोजीशन है, तो उस चीज़ को क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यूनिट 4 में क्या लिखा हुआ है, एमपी की ज्योग्राफी यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आपने देखा 2-2 के पेयर आपको बना लेने हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी आप क्या करो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इंडियन हिस्ट्री और एमपी हिस्ट्री एक साथ पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी, इसको क्या करना है, एक साथ टैकल करना है। इसके बाद अगर आप देखोगे कि यूनिट 5 थोड़ा सा अलग मामला है। यूनिट 5 में एक साथ दे दिया है इंडियन पॉलिटी और एमपी पॉलिटी, यानी कि भारत की राज व्यवस्था और मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था, इन दोनों को एक साथ दे के रखा हुआ है। और वो कौन सी यूनिट में दे के रखा हुआ है, यूनिट नंबर 5 में। मतलब अगर आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान में जैसे ही आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, राष्ट्रपति पढ़ा गौरव सर के साथ में, तो या राष्ट्रपति के बाद आपने गवर्नर पढ़ रहा है, तो गवर्नर के साथ में एमपी के राज्यपाल भी या मध्य प्रदेश के गवर्नर भी टॉपिक को क्या कर लेना है, फिनिश कर लेना है। यहाँ पर पार्लियामेंट पढ़ा है यदि आपने टॉपिक, संसद पढ़ा है, यहाँ पर आपने लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा है यानी कि विधायिका, राज्य की विधायिका पढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा साथ में निपटा लीजिएगा। मध्य प्रदेश के स्पीकर विधानसभा के कौन कौन लोग रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कौन रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर कौन रहे हैं, तो इनको क्या करना है, साथ में ही एक साथ आपको कवर करते चलना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यूनिट नंबर जो 6 है, इसमें आपको इंडियन और एमपी इकोनॉमी, भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था दी गई है। तो भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था आपको सीधा देखने को मिलेगी। तो ये दोनों सेगमेंट इंडियन और एमपी इकोनॉमी मैं कवर करूंगा। तो इंडियन इकोनॉमी के जो स्टैटिक टॉपिक हैं इनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर हमारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उन टॉपिक्स को क्या कर लीजिएगा, कवर अप कर लीजिएगा। इसके अलावा अभी हम लोग जो यूनिट 9 पढ़ रहे हैं उसके बाद हम फिर से इन पर क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी और एमपी इकोनॉमी एक साथ देके रखा हुआ है। इसके अलावा आप लोग देखोगे तो यूनिट नंबर जो 7 है, यूनिट 7 आपको क्या मिलेगा, इसमें साइंस है यानी कि बेसिक साइंस दिया गया है।
साइंस के अलावा इसमें आपको हेल्थ देखने को मिलेगा, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा। तो साइंस, हेल्थ, इन्वायरमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी, ये आपको 4 मेजर टॉपिक देखने को मिलेंगे। यहाँ से अगर क्वेश्चन का नेचर अगर यूनिट 7 में देखोगे तो बेसिक साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हेल्थ से, ईवीएस से और स्पेस टेक्नोलॉजी से। इन सेगमेंट से क्या किए जा रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 8, तो यूनिट नंबर 8 आपका सीधा सीधा जो है करंट अफेयर है। और करंट अफेयर मान लीजिएगा आपका अप्रैल में एग्जाम है, तो आपको कब तक का तैयार करना है, फरवरी तक का एंडिंग तक आपको करंट अफेयर को क्या करना है, तैयार करना है। कि 28 फरवरी तक का जो करंट अफेयर हमारा रहेगा उसको आप क्या करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे। तो यूनिट 8 में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, पहले स्पोर्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता था, अब इसको क्या कर दिया, एक तरीके से डाइल्यूट कर दिया है। इसमें इंडिया और एमपी दोनों के करंट अफेयर पर फोकस किया जाता है। आप एमपी ओरिएंटेड जो करंट अफेयर है उस पर ज़्यादा फोकस रखें। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि यूनिट नंबर जो 9 है, उस यूनिट 9 में आपको आईसीटी देखने को मिलेगी, जो आप हमारे साथ में डेली क्लासेस कर ही रहे हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो बेसिक कंप्यूटर है, दूसरा फिर इसमें कम्युनिकेशन है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसके अलावा इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं यूनिट नंबर 9 में। इसके अलावा लास्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 10, वो सीधा सीधा जनजातियों को डेडिकेटेड है, यानी कि ट्राइब्स को। तो अगर आप देखोगे कि आप सीधा आयोग की वेबसाइट से सिलेबस उठा के देखोगे, आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, विशाल सिलेबस देखने को, कि यार एक एक यूनिट में इतने टॉपिक दे के रखें। उसको सबसे पहले तोड़िएगा छोटे छोटे पार्ट में, उसको सिंप्लीफाई करिएगा। और आप क्या करोगे, कौन कौन सी यूनिट को एक साथ लेकर के चलोगे, तो आपको ये करना है कि कहीं ना कहीं यूनिट 1 और 2 एक साथ तैयार करिएगा, यूनिट 3 और 4 एक साथ तैयार करिएगा। यूनिट 5 में जैसे इंडियन पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, तो इंडियन पॉलिटी के साथ साथ एमपी पॉलिटी को भी कवर कीजिएगा। यूनिट 6 में जैसे आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो उसके साथ में एमपी इकोनॉमी को भी कवर कीजिएगा। तो ये जो आप देखोगे, कहीं ना कहीं 6 यूनिट ऐसी हैं जो अभी से अच्छी की जा सकती हैं, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यूनिट 9 अभी हमारे साथ में आप कवर कर ही रहे हो, और ये हम इस मंथ के एंड तक पूरा का पूरा इसे क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। तो इसकी बड़ी जो दुखती रग थी आप लोगों की, वो भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आगे हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे कि आपको क्या अप्रोच रखना है, सिलेबस को किस तरीके से ध्यान में रखना है। तो बने रहिएगा एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू।